नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में दोस्तों, जो कि है छंद। जी दोस्तों, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आजकल छंद के एक दो प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, जो कि बालकों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का वो जो विषय रहते हैं दोस्तों। तो आज अपन छंद के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो बार बार रिपीट होते हैं। ये ऐसे ही प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आगे भी आपसे बार बार पूछे जाने की संभावना है ना। पीटीटी और बीएसटीसी इन दोनों के पेपर में जो छंद का प्रश्न आएगा, या तो एक या दो प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा, जिससे पेपर का लेवल बना रहे, है ना दोस्तों। तो इन प्रश्नों में ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आप उसके जो प्रैक्टिस सेट है वो लगा दीजिए, आपका वो प्रश्न सही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और आपको कमेंट करके आंसर ज़रूर बताने हैं कि किसका आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। आपने वो छंद पढ़े होंगे, है ना, चौपाइयाँ पढ़ी होगी, है ना। तो आपको पता होगा कि वो दोहे जो श्लोक वगैरह होते हैं, आपने वैसे देखे होंगे। तो ये जो छंद है ना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक पड़ता है, लेकिन एक दो प्रश्न ऐसे डाल दिए जाते हैं जिससे बच्चों का जो रिजल्ट है वो थोड़ा बहुत अफेक्टिव हो सके। क्योंकि जो पेपर बनाने वाला है ना, वो आपको पास करने के लिए नहीं पेपर सेट करेगा, वो आपको कोशिश करेगा कि उस आपके नंबर कटे, है ना। तो दोस्तों, एक से दो प्रश्न ज़रूर इसके छंद के डाले जाते हैं, तो आपको ध्यान से रखना है। और इन प्रश्नों का आप शॉर्ट नोट बना लीजिए कि ऐसा छंद जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं अपने दोहा छंद। किसको क्या कहते हैं? दोहा। आपने पढ़े होंगे, ये दोहा है, सोरठा है, रोला है, चौपाई है। बाकी नहीं तो दोहे और चौपाई तो आपने नाम सुने ही होंगे, है ना। तो देखिए, आपको याद रखना है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? दोहा छंद कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है? आपको बताना है अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है। रोला छंद, दोहा छंद, चौपाई छंद या फिर कुंडलिया छंद। जी दोस्तों, अर्धसम याद रखना है, अर्धसम आपके दोहा छंद का मात्रिक जाति का छंद है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। जी दोस्तों, शॉर्ट नोट बना के रखने हैं आपको। शॉर्ट नोट बनाओगे तभी आपका जो सिलेक्शन अच्छी तरीके से हो पाएगा, क्योंकि क्विक रिवीजन हो जाएगा, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। कोई भी टॉपिक पढ़ना है, फटाफट एक पेज पढ़ा और ये अपना को पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया, है ना। ना कोई वापस से आपको पुराना वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई क्लास, ना किसी से किसी पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक पेज पढ़ा, टॉपिक क्लियर, है ना। तो ये देखिए, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। ये अपन ने जब मॉडल पेपर पढ़ा था, तो मैंने याद करवाया था। चौपाई 4 पाई, आप मान लीजिए आपके घर पे 4 पाई है, तो 4 × 4 बराबर कितने होते हैं दोस्तों? 16। तो 16 मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी होती है? 16 मात्राएं होती है ना। 4 4 4 4, तो 16 मात्राएं हो जाएगी। ऐसे याद रख सकते हो। छंद कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है, 1, 3, 4 और 5। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि छंद से जो प्रश्न पूछा जाएगा ना, ये क्या अभी हाल ही में पूछे जाने वाला टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक बना है, तो आपसे ज़्यादा डीपली प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो याद रखना है आपको, छंद जो होते हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पहले देख लेते हैं, छंद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, छंद टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद और तीसरा होता है दोस्तों मुक्त छंद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला वर्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद, तीसरा मुक्त छंद। अब प्रश्न ऐसे आ जाए, निम्न में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, तो आप बता सकते हैं आसानी से कौन सा है। तो याद है तो फिर वो जो बाकी आएगा वो आपका नहीं होगा। चलिए ये भी लिख लीजिए, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? हरिगीतिका, कुंडलिया, सवैया या बरवे। ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों।
दोहे और रोले को मिलाते हैं तो कौन सा छंद बनता है? तो दोस्तों याद रखना है ऑप्शन नंबर बी कुंडलिया बनता है। दोहे को जब रोले से मिला देते हैं, क्रम मिला देते हैं तो कुंडलिया बन जाता है, कुंडल। और आपको पता होगा तो कुंडलिया जो छंद होते हैं उसके अंदर जो पहला और आखिरी जो होता है ना वो सेम होता है। अपन ने याद कराया था कुंडल जैसा गोल गोल। वीर या आला किस जाति का छंद है? ये प्रश्न अच्छा है ना। इस प्रश्न को स्टार लगा दीजिए, इम्पोर्टेंट लगा कि आपको याद रखना है। वीर और आला किस जाति का छंद है? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद या फिर इनमें से कोई नहीं? जी दोस्तों, टॉपिक अच्छा है दोस्तों। प्रश्न जो पूछा जाएगा वो कम से कम 1-2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे ना। जो आपका हिंदी ग्रामर का सिलेबस रहता है, जो भी किसी भी सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है ना उसके पीछे वो लिख देते हैं हाँ इत्यादि, है ना, डैश कर देते हैं कि हाँ भाई ऐसे टॉपिक पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब टॉपिक जो होते हैं ना वो सब्जेक्ट को, पूरी जो सब्जेक्ट है उसमें से जितने भी टॉपिक है उनमें से आपका 1-2 प्रश्न ज़रूर पूछ सकता है वो। और ये जो टॉपिक है ना ये आजकल ट्रेंडिंग में बना हुआ है, तो आपको याद रखना है इसके जो प्रश्न उत्तर है ना वो भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और पूछा जाएगा ना तो एकदम बेसिक प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा, लेकिन क्या बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं ये। तो अभी जैसे छंद कितने प्रकार के हो गए ये पूछ लिया तो दिक्कत हो जाती है। अब कुंडलीय छंद कैसा होता है ये पूछ ले तो दिक्कत आ जाती है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 होती है, आपको याद रखना है। वीर आला किस जाति का छंद है? तो आपको याद रखना है मातृ जाति का छंद है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? एक ऐसा छंद जिसमें वर्णिक और मात्रिक प्रतिबंध नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद या फिर इनमें से कोई नहीं? अब देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। वर्णिक छंद और मात्रिक छंद पर प्रतिबंध ना हो तो वर्णिक छंद भी नहीं होगा, मात्रिक छंद भी नहीं होगा। मुक्त है मतलब वो मुक्त है ना। तो क्या कैसे याद करेंगे? वो मुक्त है, ना तो वर्णिक छंद ना मात्रिक छंद, तो वो क्या है? मुक्त छंद। चलिए अगला प्रश्न। किस छंद में 6 चरण होते हैं? बरवे, चौपाई, सोरठा, छप्पय। नाम से ही पता चल जाएगा 6 चरण किस में होते हैं, बता दीजिए दोस्तों। चलिए आपको तुक्का लगाना है, आपको नहीं आ रहा तो भी आपको बताना है कि 6 चरण किस में होते हैं। बरवे छंद, चौपाई छंद, सोरठा छंद या फिर छप्पय। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है लेकिन बच्चों को परेशान करता है, तो याद रखना है। छप्पय छंद कितने चरण होते हैं? 6 चरण। अब पूछ ले छप्पय छंद में कितने चरण होते हैं? तो 6 चरण होते हैं। प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। दोहा छंद के दोहा छंद में प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? अभी अपन ने पहला प्रश्न पढ़ा था, दोहे के अंदर पहले और तीसरे में कितनी होती है और दूसरे और चौथे के अंदर कितनी होती है? तो याद रखना पहले और तीसरे के अंदर, पहला और तीसरा। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। दोहा है, ये लिखो दोहा, लिखो साथ साथ में लिखो शॉर्ट नोट। दोहा पहला और तीसरा चरण कितनी मात्राएं होगी? 13 मात्राएं होगी। कितनी मात्रा होगी? 13 मात्राएं। प्रथम और तीसरा चरण, प्रथम और तीसरा चरण दोनों में कितनी कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं होगी। याद रहेगा। चलिए छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अब मान लीजिए इसके इतिहास से प्रश्न पूछ ले कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर उपनिषद? एक प्रश्न और देख लेते हैं। आपने जो वेदों की संख्या है वो कितनी बता रखी है? 4 बता रखी है। जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। एक वेद कौन सा है? यजुर्वेद। एक वेद कौन सा है? सामवेद। और एक वेद और कौन सा है? तो वो है आपका अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। ये भी ये भी अपन को पता होना चाहिए। ऋग्वेद में आपको ध्यान रखना है 10 मंडल है। यजुर्वेद जो है इसमें नियमों का उल्लेख है ना, यज्ञ करने वाले जो नियम होते हैं उसका उल्लेख है। सामवेद में जो संगीत है उसका उल्लेख है। और अथर्ववेद के अंदर जादू टोनने का उल्लेख है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए सबसे प्राचीन कौन सा? ऋग्वेद। और सबसे नवीन कौन सा? अथर्ववेद। और ये भी प्रश्न आता है दोस्तों 3 वेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो आपको याद रखना अथर्ववेद त्रिवेद में शामिल नहीं है। ये 4 वेद है टोटल, लेकिन कई बार पूछते हैं त्रिवेद में कौन कौन शामिल नहीं है, तो आपको याद रखना अथर्ववेद शामिल नहीं है। सबसे प्राचीन कौन सा? ऋग्वेद। सबसे नवीन कौन सा? अथर्ववेद। संगीत का उल्लेख किसमें है? तो सामवेद में। बलि और यज्ञ के समय जो नियम होते हैं उनका उल्लेख किसमें है? यजुर्वेद में। जादू टोने का उल्लेख किसमें है? तो अथर्ववेद में। जो जाति का बंटवारा किया गया है
वो कौन से वेद में किया गया है, तो ऋग्वेद में। कौन से मंडल में किया गया है, तो 10वें मंडल में। ठीक है, टोटल मंडल कितने हैं ऋग्वेद में, तो 10 मंडल है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूरा याद रखना है। अब याद रखना है कि छंद का सबसे प्रथम उल्लेख कहाँ मिला है, तो सबसे प्राचीन जो वेद है उसमें मिला है, वो है आपका ऋग्वेद में। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अब, है ना। आलस नहीं करना आपने, फटाफट। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, गति, यति, तुक, गण। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा चुका है। और अपन ने जो मॉडल पेपर किए थे उसके अंदर भी अपन ने इस प्रश्न को डिस्कस किया था। तो याद रखना है, छंद में जो पढ़ते समय विराम चिन्ह आते हैं उसको अपन कहते हैं यति। क्या कहते हैं, यति। मतलब विराम चिन्ह गति को रोक देते हैं तो गति का बन गया यति। ठीक है, गति का उल्टा यति। कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है, ये आपको बताना है। चरणों में, यति में, चरणों या यति दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। कोई छंद है वो सिर्फ चरणों में होगा, या चरण को पढ़ते बीच में आते हैं यति, उनके मतलब विराम चिन्ह को अपन यति बोलते हैं, उनमें होगा, या फिर दोनों में होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना है, कोई भी आप छंद पढ़ रहे हो तो वो चरणों में और यति दोनों में विद्यमान होता है। अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन छंद का प्रकार नहीं है, आपको बताना छंद का प्रकार कौन सा नहीं है। दृष्टांत, चौपाई, दोहा और सोरठा छंद का प्रकार नहीं है दोस्तों, बताना है। देखो, जो अपन उत्तर काट रहे हैं वो छंद का प्रकार नहीं है, बाकी 3 तो है ना। तो दृष्टांत जो है वो आपका छंद का प्रकार नहीं है। चौपाई है, दोहा है और सोरठा है, ये 3 याद रखने हैं आपको। ये उपभेद है छंद के। क्या है दोस्तों, उपभेद है। क्या है, उपभेद। वैसे छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, वो अपन ने देख लिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं। दोहा, सोरठा, रोला और चौपाई। सरल प्रश्न है, अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से बताना है दोस्तों। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका अर्थ होगा चौपाई। अपन ने बताया था 4 × 4 चौपाई 16। ठीक है, प्रत्येक में कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं। निम्नलिखित में से कौन छंद शास्त्र के आदि प्रेरणा थे। बिहारी, वाल्मीकि ऋषि, पिंगल ऋषि या फिर केशवदास। छंद शास्त्र के प्रेरणा स्रोत कौन थे दोस्तों। जी दोस्तों याद रखना, इसका जो सही उत्तर होने वाला है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पिंगल ऋषि। कौन सा होगा दोस्तों, पिंगल ऋषि। छंद शास्त्र के प्रेरणा स्रोत, अब देखिए सीधा सीधा लिख लीजिए, छंद शास्त्र के प्रेरणा स्रोत बराबर में पिंगल ऋषि। बस हो गया प्रश्न याद। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है, आपको बताना है। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है 6, 8, 12, 15। जी दोस्तों, बात करें इसका सही उत्तर की तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। टोटल कितने गणों की संख्या है दोस्तों छंद में, 8। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कुंडलिया छड़ के किन 2 छंदों से मिलकर बनता है। आपको बताना है कुंडलिया छड़ जो है वो किन 2 छंदों से मिलकर बनता है। सोरठा और रोला, रोला और दोहा, दोहा और चौपाई, और दोहा और सोरठा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कुंडलिया जो छंद जो है ना, छड़ नहीं छंद है ना। चलिए बताइए। ये दोस्तों याद रखना है, जो कुंडलिया है ना वो रोला और दोहा से मिलके बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है। कड़वक, प्रदरी, रास, इहा। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद। जी दोस्तों याद रखना, कड़वक। क्या है दोस्तों, कड़वक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। दोहे के विपरीत, दोहे का ऑपोजिट क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है। रोला, छप्पई, चौपाई, सोरठा। मात्रा की दृष्टि से बताना है।
जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है मात्रा की दृष्टि से दोहा का जो ठीक विपरीत होता है ना, वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सोरठा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सोरठा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद है? आपको बताना है दोहा छंद है ना, उसके विपरीत कौन सा छंद होता है? सोरठा, दोहा, चौपाई, कुंडलिया। देखो अभी ऊपर बात की थी अपन ने दोहा के ठीक विपरीत सोरठा, तो यही वापस वही प्रश्न है, दोहा छंद के ठीक विपरीत छंद कौन सा होता है? सोरठा। ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए वापस छप गया था, बस लैंग्वेज अलग थी उसकी। अवधि का निजी छंद क्या है? अवधि का निजी छंद क्या है दोस्तों? जी ये प्रश्न ऐसे ही आएंगे, एक दो प्रश्न तो छप जाएंगे दोस्तों, है जैसे जैसे आपको लिखने हैं, संयम रखना है, एक दो बार उसको पढ़ना है। अवधि का निजी छंद कौन सा है? ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा कौन सा है दोस्तों। अवधि का निजी छंद है आपके बरवे। कौन सा होता है दोस्तों? बरवे। वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्ण का, मात्रा वर्ण का, मात्रा का, या फिर वर्ण और गुरुता का? नाम से ही पता चल रहा है वार्णिक छंद में किसका विचार होगा दोस्तों। वार्णिक छंद में आपके वर्ण का विचार होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जल्दी से। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, आपको बताना है मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा? छप्पय, कुंडलिया, हरगीतिका और सोरठा। जी दोस्तों, बात करें सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर होगा कुंडलिया। देखिए कुंडलिया में आपको वो प्रश्न याद रखना है, ऐसा छंद जिसका पहला और आखिरी वर्ड जो होता है वो सेम होता है तो कुंडलिया कहलाता है। ठीक है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा होता है? तो कुंडलिया होता है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। 4 × 4 = 16, ऐसे याद रख सकते हो। चलिए छंद कितने होते हैं? टोटल 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनुष्टुप क्या है? एक रस है, एक छंद है, एक गुण है, एक अलंकार है। बताना है दोस्तों अनुष्टुप क्या है। जी दोस्तों याद रखना ये भी एक छंद का उपभेद है, तो एक छंद माना जाता है इसको। चलिए धनाक्षरी कौन सा छंद है? धनाक्षरी कौन सा छंद है? मात्रिक, वार्णिक, आक्षरिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आक्षरिक छंद होता है? क्या नहीं होता। या तो मात्रिक है या फिर वर्णिक है। घनाक्षरी। जी दोस्तों याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है आपका वार्णिक। छप्पय में होते हैं, देखिए अभी अपन ने पहले भी बात की थी, छप्पय में कितने होते हैं? 6 है ना, 6 चरण होते हैं। अब आपको बताना है छप्पय में टोटल कितने होते हैं। ऑप्शन है आपके प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के। प्रथम 4 चरण चौपाई के, अंतिम 2 रोला के। देखो हो तो टोटल 6 रहे। अब आपको ये बताने 4 कौन से होते हैं, 2 कौन से होते हैं, पहले कौन से होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं। छप्पय टोटल चरण कितने होते हैं? आपसे तो सीधा सीधा प्रश्न पूछेंगे तो ये पूछेंगे छप्पय में कितने चरण होते हैं, तो 6 होते हैं। उसमें पहले रोला याद रखना है, पहले 4 रोला होते हैं और दो चरण उल्लाला होते हैं। क्या होते हैं? उल्लाला। हाँ जिंगलाला उल्लाला, वही याद रखना है आपको। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना किस शैली में है? आपको बताना है। ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। रामचरितमानस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस महाकाव्य की रचना किस शैली में है? आपको बताना है। दोहा और चौपाई शैली में, बरवे शैली में, मसनबी शैली में, या फिर इनमें से ये सभी। रामचरितमानस। जी दोस्तों बोलते हैं ना रामचरितमानस के दोहे बताइए, चौपाइयाँ बताइए। ये तो नॉर्मल अपन मंदिर वगैरह जाते हैं तो ये भी सुनने में आता ही है, रामचरितमानस का दोहा है, चौपाई है। तो ध्यान रखना रामचरितमानस जो है ना वो दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। चलिए छपे किस प्रकार का छंद है? आपको बताना है। सम, विषम, अर्धसम, या फिर इनमें से कोई नहीं। छपे बताना है। टोटल चरण कितने? 6। 4 किसके? रोला के, 2 किसके? उल्लाला के। याद रहेगा। हाँ, और छपे 6 होता है, सम संख्या होती है गणित में तो, लेकिन छपे जो छंद होता है ना वो कैसा होता है? विषम छंद होता है।
6 तो कैसा होता है, सम संख्या, लेकिन ये कैसा होता है, विषम होता है। कैसा होता है, विषम छंद होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14-12 पर यति होता है। 14 और 12 जो मात्रा होता है ना, उसमें विराम चिन्ह अपन ने बात की थी, जो चरण के बीच में जो विराम चिन्ह होता है उसको अपन यति बोलते हैं। ठीक है, 26 मात्राएं किस में होती हैं, और 14 और 12 पर क्या होता है दोस्तों, यति होता है ना। पहले 14 मात्रा और 12 मात्राएं जो पीछे वाली है उसके बीच में विराम चिन्ह होता है। वीर छंद, सोरठा छंद, गीतिका छंद या फिर छपे छंद। जी दोस्तों याद रखना, वो होता है गीतिका छंद। क्या होता है दोस्तों, गीतिका छंद। गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है, 26। 14 और 12 दो भागों में बटी होती है और बीच में यति होती है, जो कि होता है आपके विराम चिन्ह। चलिए, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। अभी मैंने बात बताई थी, पहला और अंतिम शब्द एक जैसा होता है। कुंडलिया, रोला, दोहा और सोरठा। तो बताया था कुंडल जैसा है, तो कुंडल में पहला भी यहीं आ रहा है और दूसरा भी यहीं आ रहा है, मतलब अंतिम भी यहीं आ रहा है ना। तो आपको ये याद रखना, पहला और अंतिम सेम सेम किस में, कुंडलिया में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। देखो जल्दी से बताना, दोहे से उल्टा छंद कौन सा है, आधार कौन सा है, शिल्पगत आधार। रोला, चौपाई, सोरठा, बरवे। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की, तो शिल्पगत आधार पर दोहे का जो उल्टा छंद होता है ना, वो होता है आपके सोरठा। क्या होता है दोस्तों, सोरठा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, निराला में कविता, निराला की कविता जूही की कली किस छंद का उदाहरण है। वार्णिक छंद का, मात्रिक छंद का, मुक्त छंद का, या फिर इनमें से कोई नहीं। निराला की कविता मतलब वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो लेखक हैं, उनकी एक कविता है जूही की कली, किस छंद का उदाहरण है। जी दोस्तों याद रखना, जूही की कली एकदम मुक्त है, ना तो उसमें वर्णिक छंद है, ना ही कोई मात्रिक छंद है, तो वो क्या है, मुक्त छंद है। चलिए, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुह रूप, ये आपने कई बार सुना होगा, कई बार गाया होगा, कई बार बोला होगा, है ना। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। जी दोस्तों, सोरठा, चौपाई, दोहा और बरवे। हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, लास्ट में अपन गाते हैं ये लाइनों को, इन पंक्तियों को भी अपन बोलते हैं, तो बताना है कि किस छंद में लिखी गई है। देखो अपन रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो वो तो चौपाई में रहती है, लेकिन बीच बीच में अपन जैसे सुंदरकांड का पाठ आपने पढ़ा होगा, है ना, तो बीच भी अपन देखते हैं कि वो जो है ना, वो एक छंद के तरीके से लिखी गई है। पहले तो कई चौपाइयाँ रहती है और बीच में श्लोक आ जाता है ना, बीच में क्या आ जाते हैं, दोहे आ जाते हैं, उसको अपन संस्कृत में श्लोक बोलते हैं। और वैसे जो बीच में श्लोक जैसा जो आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, दोहा। तो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुह रूप में जो आपका छंद है ना, वो है आपका दोहा छंद। कौन सा है दोस्तों, दोहा छंद, ये एक दोहा है ना। चलिए, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। वाह वाह, क्या पंक्तियाँ हैं, सोरठा छंद, मालिनी छंद, दोहा छंद और बरवे छंद। जो दोस्तों याद रखना है, इस पंक्तियों में मालिनी छंद है। कौन सा छंद है, हेमा मालिनी छंद है, ऐसे याद रख सकते हो। कौन सा छंद है दोस्तों, मालिनी छंद है। चलिए जी दोस्तों अगला प्रश्न है, या लकुटी अरु कामरिया पुर राज तिहु पुर को तजी डारों में कौन सा छंद है। कवित छंद, सवैया छंद, बरवे छंद और दोहा छंद। जी दोस्तों, याद रखना इसके अंदर जो छंद है वो है आपका सवैया छंद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए
उम्मीद है आपको छंद से जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपके पास पहुंच गए होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप इसके शॉर्ट नोट भी बनाएंगे, है ना। पीडीएफ वीडीएफ के भरोसे मत रहिए दोस्तों, क्योंकि जो पीडीएफ जो होती है ना वो बस फ़ोन में अपना स्टोरेज भरने के लिए काम आती है, पढ़ाई उससे नहीं होती है। आपके हाथ से जब आप लिखोगे तो आपको परीक्षा में ऑप्शन देखते याद आ जाएगा, अरे यार ये तो पढ़ा हुआ है और ये इसका उत्तर है ना। तो दोस्तों अपने हाथ से जो शॉर्ट नोट बनाएंगे वही आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। ठीक है, अभी पीटीटी के लिए बनाऊँ, फिर बाद में आप कोई दूसरी भर्ती के लिए फिर आप दूसरी पीडीएफ देखोगे, इससे अच्छा अभी आप अच्छे तरीके से प्रश्नों के शॉर्ट नोट बना लीजिए, जिससे बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो तैयारी को करते रहना है, दिन बहुत कम बचे हैं। धन्यवाद।